नमस्कार, आप सभी का हिंदी वाली मीतू में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि चैनल के सदस्य जानते हैं कि पिछले 3 दिनों से हमने अपने चैनल पर एक पोल शुरू कर रखा है। इन 3 दिनों में हमने आपको 3 शब्द दिए और साथ में दी उनकी एक शुद्ध और एक अशुद्ध वर्तनी। आपको शुद्ध वर्तनी बतानी थी। आप में से बहुत से लोगों ने इस पोल में हिस्सा लिया, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन हमने आपसे वायदा किया था कि एक वीडियो बनाकर इन तीनों वर्तनियों में से जो सही है, तीनों शब्दों की वर्तनियों में से जो सही वाली वर्तनी है वो आपको बताएंगे और साथ ही बताएंगे कि जो शुद्ध वर्तनी है वही शुद्ध वर्तनी क्यों है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला शब्द था आधे भ के साथ अभयारण्य या फिर पूरे भ के साथ अभयारण्य। अभयारण्य का अर्थ आप सभी जानते हैं नेशनल पार्क होता है, लेकिन वर्तनी में हम लोग अक्सर गच्चा खा जाते हैं। गच्चा खाना मुहावरा कहाँ से आया, इस पर भी वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल लौटते हैं अभयारण्य पर। देखिए, आप जानते हैं कि किसी भी शब्द के टुकड़े करके समझा जाए तो शब्द बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है। तो इस शब्द को देखते हैं। इसमें मूल शब्द नज़र आता है भय। भय का मतलब डर, खौफ। जब इसमें निषेधात्मक उपसर्ग अ लग जाता है तो इसका उल्टा हो जाता है, तब बनता है अभय। अभय माने निडर, निर्भय, बेखौफ। अब यह बन गया एक शब्द अभय, पूरे भ के साथ अभय, क्योंकि मूल शब्द क्या था, भ था, भय था, उसमें पूरा भ आता है तो बना अभय। लेकिन रुकिए, इतना काफ़ी नहीं है, थोड़ा सा और समझ लीजिए। इसके साथ मिला एक पूरा का पूरा दूसरा शब्द, संधि हुई। दूसरा शब्द जो मिला वह था अरण्य। अरण्य का अर्थ होता है जंगल। अरण्य रोदन तो आपने सुना होगा, ऐसी पुकार जिसे कोई सुनने वाला ना हो, ऐसी बात जिस पर कोई ध्यान ना दे, उसे कहते हैं अरण्य रोदन। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो जब अभय में अरण्य शब्द मिलता है, संधि होती है, दीर्घ संधि होती है, तो शब्द बनता है अभयारण्य। इसलिए आधा भ वाली वर्तनी बिल्कुल गलत है। सही वर्तनी है पूरे भ वाली अभयारण्य। अब आप अभयारण्य को उसके अर्थ से जोड़कर भी देखें। अभयारण्य क्या होता है, नेशनल पार्क ना। और नेशनल पार्क में क्या होता है, पशु पक्षी अपने प्राकृतिक आवास में रहते हैं, लेकिन उन्हें संरक्षित किया जाता है। उन्हें किसी का भय नहीं होता, कोई उनका शिकार नहीं कर सकता, कोई उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता। तो जहाँ पशु पक्षी अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित रूप से रहें, वही तो अभयारण्य है। तो आधा भ वाली वर्तनी तो गलत सिद्ध होती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आधे भ वाला अभ्य कुछ नहीं होता। यह भी जान लीजिए इस बहाने कि आधे भ के साथ अभय भी लिखा जाता है, लेकिन उस अभय का अर्थ अभय से बिल्कुल अलग होता है। उसका अर्थ होता है दिगंबर साधु। निर्वस्त्र रहने वाले, निर्वस्त्र घूमने वाले साधुओं को अभय कहा जाता है। और हाँ, इससे पहले कि हम अपने अगले शब्द पर जाएं, आपसे छोटा सा अनुरोध यह ज़रूर रहेगा कि इस वीडियो को आप विशेष रूप से विद्यार्थियों तक पहुंचाएं, क्योंकि अधिकतर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये 3 शब्द पूछे जाते हैं और पोल कराने में इन शब्दों को लेने का मेरा उद्देश्य भी यही था। चलिए अब बढ़ते हैं पोल के दूसरे शब्द की तरफ। दूसरा शब्द था छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा के साथ निरोग। यानी एक ऑप्शन में, एक विकल्प में हमने न में ह्रस्व ई लगाई थी और दूसरे विकल्प में हमने न में दीर्घ ई लगाई थी, और आपको बताना था शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो चलिए शब्द को समझते हैं। यह ध्यान रखना होगा, यह जानना होगा कि इस शब्द में विसर्ग संधि हुई है। अब विसर्ग संधि में क्या हुआ है, जो 2 शब्द थे जिनमें विसर्ग संधि हुई वो थे छोटी की मात्रा वाला नहीं, और साथ में जोड़ा गया है रोग। नहीं और रोग, इनको मिला के बनता है निरोग शब्द। अगर हम आमतौर पे देखें, जब विसर्ग हटेगा और नी और रोग को मिलके शब्द बनेगा तो क्या होगा, छोटी की मात्रा और रोग यानी निरोग बनेगा। लेकिन अगर इतनी आसानी से संधि होने लगी तो फिर उसके नियमों का क्या होगा। तो यहाँ हमें विसर्ग संधि के 2 नियम जानने ज़रूरी हैं। पहला नियम यह कहता है कि विसर्ग से पहले अगर अ आ के अलावा कोई और स्वर हो और विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर हो, य र लव हो, ह हो, या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, तो क्या परिवर्तन होता है। परिवर्तन यह होता है कि वह जो विसर्ग था वह विसर्ग नहीं रहता, हट जाता है
उसकी जगह कौन ले लेता है, उसकी जगह एक हल चिन्ह वाला र ले लेता है। तो जब इस नियम को लगाएंगे तो निह प्लस रोग बन जाएगा निर प्लस रोग। अब निर प्लस रोग बन गया। अब एक बात ध्यान रखिए कि संस्कृत दो र एक साथ लेकर नहीं चलती। विसर्ग तो संस्कृत की चीज़ है तो संधि भी संस्कृत की होगी। अब संधि करके जो शब्द बनेगा वो भी संस्कृत का बनेगा। तो संस्कृत का ये नियम है कि दो र कभी भी किसी शब्द में एक साथ नहीं आते, क्योंकि संस्कृत में एक नियम है रोरी। उससे क्या होता है, उससे जब दो र इकट्ठे आ रहे होते हैं, एक आधा एक पूरा, तो जो हल चिन्ह वाला पहला र है उसे हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर भी वही नियम लगेगा। अब निर प्लस रोग बना था तो पहले वाला र जो है वो हट जाएगा जिस पे हल चिन्ह था, तो अब बच जाएगा नि रोग। लेकिन संधि का नियम कहता है कि र का लोप कर दीजिए, र को हटा दीजिए, हटा दिया, लेकिन र से पहले जो भी स्वर लगा है उसको आपको दीर्घ कर देना है अगर वो ह्रस्व है तो यहाँ क्या हुआ, निह प्लस रोग था, तो फिर क्या हुआ, संधि के नियम के हिसाब से विसर्ग हट के र हो गया, निर प्लस रोग हो गया। अब जो निर प्लस रोग हुआ वो रोरी नियम से दो र इकट्ठे आ गए तो हलचिन वाला र हट गया। अब हलचिन वाला र हट गया, लेकिन साथ में संधि का नियम यह भी कहता है कि ऐसे में हमें क्या करना है, ये जो र हटा है इससे पहले जो भी स्वर है अगर वो ह्रस्व है तो उसको दीर्घ कर दीजिए। तब क्या होगा, न की मात्रा हो जाएगी दीर्घ और जो सही शब्द हमें मिलेगा वो मिलेगा निरोग, ना कि निरोग। तो अब आगे बढ़ते हैं आज के तीसरे शब्द की तरफ, लेकिन उससे पहले छोटा सा अनुरोध है, अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और साझा ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इस वीडियो से मदद मिल सके। तो चलिए तीसरा शब्द था तदुपरांत या तदोपरांत, एक ह्रस्व ऊ की मात्रा के साथ, एक ओ की मात्रा के साथ। तो तदुपरांत का प्रयोग तो हम करते रहते हैं, इसका अर्थ होता है उसके बाद। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ भी हमें संधि को देखना होगा क्योंकि इस शब्द में भी हुई है व्यंजन संधि। तत् प्लस उपरांत हुआ यहाँ। तत् का अर्थ होता है वह, उपरांत का अर्थ होता है बाद में, तो तत्उपरांत का मतलब हुआ उसके बाद में। अब तत् उपरांत जब दो शब्द मिलते हैं तो क्या होता है, संधि होती है या व्यंजन संधि होती है। व्यंजन संधि का मतलब है कि जो तत् है वह पूरा स्वर नहीं है, वह एक व्यंजन है, हल चिन्ह वाला आधा वर्ण अंत में आ रहा है। आप देखिए स्क्रीन पर, तत् तो त पे हल चिन्ह लगा है, उसके साथ जुड़ गया है उपरांत। तो यहाँ व्यंजन संधि का कौन सा नियम काम करेगा कि किसी भी शब्द के अंत में, मतलब पहला जो शब्द है उसके अंत में अगर किसी वर्ग का, वर्णमाला के किसी भी वर्ग का पहला वर्ण आए और दूसरे शब्द के शुरुआत में कोई स्वर आए, य ल व ह आए, या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आए, तो संधि होके क्या होता है, संधि होने पर पहले शब्द का जो आखिरी वर्ण था, जैसे कि यहाँ पर तत् में त है, हलचिन वाला त, इस हलचिन वाले त के वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। तो त वाले वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा, त थ द। तो हलचिन वाले त की जगह अब हो जाएगा हलचिन वाला द, तद हलचिन उपरांत, यह बनेगा। और जब यह द है जिसमें कोई स्वर नहीं जुड़ा हुआ, वह आगे वाले उ से जुड़ेगा तो वह उ की मात्रा द पे आ जाएगी और तब बन जाएगा तदुपरांत। तो सही शब्द बनेगा तदुपरांत, न कि तदोपरांत। लेकिन हमारे पोल के नतीजे में 75% से अधिक लोगों ने तदोपरांत को सही बताया था। ऐसा क्यों होता है? गलतियों की भी तो वजह होती है। यहाँ वजह यह है कि एक संधि होती है गुण संधि, जिसमें अ आ के बाद उ आने पर ओ हो जाता है। जैसे आप देखते हैं पर प्लस उपकार तो मिलके परोपकार, हित प्लस उपदेश मिलकर हितोपदेश, ज्ञान प्लस उदय मिलकर ज्ञानोदय। तो हम इसी वाली संधि से यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए, पर प्लस उपकार का पर, ज्ञान प्लस उदय का ज्ञान, हित प्लस उपदेश का हित, ये पूरे शब्द हैं। यहाँ र, त, न, ये सब पूरे वर्ण हैं। लेकिन जब हम तदुपरांत करते हैं तो वहाँ जो दूसरा वाला त होता है वो हलचिन वाला होता है।
तो वहाँ पर व्यंजन संधि होगी, गुण संधि नहीं लगेगी। यहाँ नियम लगेगा व्यंजन संधि का, और तब जैसा हमने आपको वीडियो में बताया तदुपरांत बनेगा, तदोपरांत नहीं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और क्या देखना चाहते हैं चैनल पे, किस तरह के वीडियोस पसंद करते हैं कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।